हेलो दोस्तों, आ गया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर। छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 11 क्वेश्चन से इस चैप्टर से मैंने सिलेक्ट किए हैं इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था ये चैप्टर बहुत छोटा है। ये एक छोटा चैप्टर है और एक है पॉलिनोमियल चैप्टर, वो भी छोटा है। और बीच में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है। खैर कोई बात नहीं, हो जाएगा हमारा 1.5 घंटे के अंदर। और ये चैप्टर जो है 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि 11 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो हम फटाक से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर समझ में नहीं आता है फिर से पूछना कमेंट्स में जाकर, या फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना ज़रूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तो समझते नहीं इस क्वेश्चन को। आइए समझाते हैं आपको कैसे करना है। एट टी मिनट पास्ट 2 PM, मतलब 2 बजने के बाद टी मिनट्स पास हो चुके हैं। मतलब अभी 2:05 बज सकते हैं, 2:03 बज चुके हैं, या फिर 2:10 बज चुके हैं, 2:15 हो सकते हैं। तो टी मिनट कुछ भी हो सकता है। सिंपल, मतलब 2 बजने के बाद और कुछ मिनट्स पास्ट हुए हैं, मतलब कुछ मिनट्स हुए हैं। 2:05 बज गया सपोज, या फिर 2:60, या फिर 2:15, या फिर 2:30, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो टी मिनट्स कुछ भी हो सकता है। द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, तो 2 बजने के कुछ मिनट्स बाद मिनट हैंड को जो टाइम लगा 3 बजा ये दिखाने के लिए, वो 3 मिनट कम था t²/4 मिनट के। तो हमें यहाँ से t निकालना है। भाई कुछ समझ में आया नहीं भाई। इसके लिए हमें पहले घड़ी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज बिना घड़ी के इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा नहीं। तो एक घड़ी ड्रॉ करते हैं सिंपल सा। तो ये हमारा हो गया हमारा सेंटर। ये 12 बज गया, यहाँ पर 3 बज गए, यहाँ पर 6 बज गया, और यहाँ पर 9 बज गए। देना ये 1 2 था डिस्टेंस, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, सॉरी 5 4 4 5 7 8 10 11। क्लियर। तो आवर हैंड तो ऐसा होगा छोटा सा, है ना। और मिनट हैंड कहाँ पर होगा? मिनट हैंड 2 PM होने से मिनट हैंड होगा 12 के ऊपर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अभी 12 से थोड़ा मिनट पास्ट हुआ है ना, 12 से थोड़ा मिनट पास्ट हुआ है, तो मिनट हैंड हम यहाँ पर नहीं देख सकते। मिनट हैंड हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ड्रॉ करके रखते हैं और डॉटेड लाइन से, ठीक है, बाकी का दिखाएंगे। तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। सपोज अभी मान लेते हैं कि ऐसा हुआ, यहाँ पर है। क्लियर, कुछ ऐसा यहाँ पर है हमारा मिनट हैंड। क्लियर, t मिनट पास्ट हुआ है। ओके, इसके बाद द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड। अब मिनट हैंड को जितना टाइम लगेगा टू शो 3 PM, 3 PM शो करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा भाई? सपोज अब हमारा मिनट हैंड यहाँ पर है, ठीक है, इसका पोजीशन यहाँ पर है। अब इसको घूम के यहाँ आना पड़ेगा, जिससे कि वो 3 बज गए हैं वो दिखा पाए, है ना। तो इतने घूमने में जो टाइम लगा है वो फाउंड किया गया कि 3 मिनट लेस देन t²/4 मिनट के बराबर है। क्लियर, समझ में आया? तो वहां से हमें t निकालना है। तो समझो पहले जब 2 बजे तब हमारा मिनट हैंड यहाँ पर था, 12 बजे के पास था, है ना। फिर t मिनट पास्ट हुआ। तो t मिनट पास्ट होना मतलब क्या? कुछ मिनट पास हुआ, सपोज 5 मिनट्स पास हुआ, या फिर 20 मिनट्स पास हुआ। ठीक है, तो 20 मिनट्स पास हुआ। तो 20 मिनट पास होने के बाद हमारा मिनट हैंड का जो डंडा है वो 4 के पास आ गया। अब उस 4 से वापस उसको जब 12 में जाना होगा, तो क्वेश्चन में गिवन है कि उसका टाइम था 3 मिनट्स। ठीक है, लेस देन व्हाट? t²/4 से 3 मिनट कम, इतना टाइम लगा। कहाँ से कहाँ जाने के लिए? 4 से फिर से वापस 12 जाने के लिए, जिससे कि वो 3 PM बज गया है वो दिखा पाए। क्लियर। अब अगर मैं देखूं तो सिंपली इस 12 हैंड को, 12 मतलब मिनट हैंड को, जब वो 12 पर था और 12 से जब वो t मिनट पास्ट हुआ और 4 में आया, मान लेते 4 में आया, या फिर 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब वो 12 से 4 तक आया मिनट हैंड, तो उसको t टाइम्स लगा। फिर वहाँ से 4 से जब वो फिर से 12 के पास गया तो उसको टाइम कितना लगा?
t²/4 -3 के बराबर टाइम लगा। क्लियर। अब इतना टाइम टोटल लगा, ठीक है, किसको क्या करने के लिए, मिनट हैंड को 12 से, ठीक है, पहले 4 में जाने के लिए, फिर 4 से वापस 12 में जाने के लिए। क्लियर। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब हमें पता है कि 2 बजे से 3 बजे तक कितना मिनट होता है, 60 मिनट, मतलब 1 आवर। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 60 मिनट के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। फिर से समझाता हूँ, सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मुझे बताओ, जब 2 बजते हैं घड़ी में, तो तुम्हारा घड़ी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तुम बोलोगे भाई घड़ी में हमारा आवर हैंड यहाँ पर 2 बजे के पास होता है और मिनट हैंड 12 के पास होता है, ठीक है। तो ये 2 बजे का कंडीशन है। अब बोला है कि 3 मिनट हो चुके हैं 2 बज के, मतलब 2 बज के कुछ मिनट्स हो चुके हैं, सब 2 बज के 20 मिनट हो चुके हैं, 2 बज के 5 मिनट हो सकते हैं, 2 बज के 30 मिनट हो चुके, 2 बज के 30 मिनट हो चुके हैं, 2 बज के 40 मिनट हो चुके हैं। तो अब मुझे बताओ 2:40 PM अगर होता है तो हमारा आवर हैंड कहाँ पर होगा, 2 में ही होगा। लेकिन जो मिनट हैंड होगा वो 12 से कहाँ जाएगा, 8 की तरफ जाएगा। तो उसको जाने में हमें बोला गया कि 3 मिनट का टाइम लगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, 40 मिनट्स लग रहा है। क्लियर। अब 40 मिनट्स गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है 3 मिनट लगा। समझ में आया। अब हमें चाहिए क्या, हमें 3 PM शो करना है। तो जब 3 बजेगा तो हमारा आवर हैंड कहाँ चला जाएगा, हमारा आवर हैंड चला जाएगा यहाँ पर 3 के पास, और हमारा जो मिनट हैंड है उसको कहाँ जाना पड़ेगा भाई, उसको जाना पड़ेगा फिर से 12 के पास। लेकिन अभी वो कहाँ पर है, वो अभी 8 पर है। तो 8 से जब वो 12 में गया तो टाइम लगा कितना, देखो, वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन t²/4 मिनट लगा। तो 8 से 12 में जाने के लिए लगा, तो पहले तो 3 मिनट्स लगा। 3 मिनट्स किससे लगा, 3 मिनट्स लगा 12 से 8 में जाने के लिए मिनट हैंड को। फिर उसी 8 से फिर से 12 में जाने के लिए फिर से कितना टाइम लगा, t²/4 -3 इतना मिनट लगा। अब हमें पता है कि यहाँ से 12 से शुरू करके फिर से 12 में जाना मतलब क्या, 1 आवर कंप्लीट होना, मतलब कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट। ठीक है, तो ये जो टाइम है और ये जो टाइम है, ये टोटल मिलाकर जो टाइम बनेगा वो कितना होगा, 60 मिनट रहेगा, 60 मिनट लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हमारे मिनट हैंड को 12 से लेकर 12 से शुरू करके वापस 12 में आने के लिए कितने टाइम लगेंगे भाई, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, अब यही पूछा है, अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि पहले तो भाई 12 में था, तब आवर हैंड 2 में था। ठीक है, फिर 12 से 3 मिनट पास्ट हुआ, तो सपोज अभी 2:40 20 मिनट हो चुके हैं। तो 12 से जब वो 4 में गया हमारा मिनट हैंड, तो उसको 3 मिनट्स लगा। क्लियर। प्लस जब वो फिर से 4 से 12 में गया, किस वजह से, उसको 3 PM दिखाना था। तो 3 PM तो हमें तब दिखता है जब मिनट हैंड 12 में होगा और आवर हैंड 3 में। तो उसके लिए क्या किया उसने, फिर से 4 से अपना कांटा घुमाकर फिर से 12 में गया, और जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगा था भाई, t²/4 -3 मिनट लगा। अब हमें पता है कि 12 को यहाँ से पूरा एक रोटेशन लेने में कितना टाइम लगता है, मिनट हैंड को 60 मिनट लगता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 60 के बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर होगा, मतलब क्या 1 आवर के बराबर होगा। बिकॉज हमें पता है कि 2 बजे से 3 बजे तक जाने में कितना टाइम लगता है मिनट हैंड को, 1 आवर लगता है। तो ये जो टाइम लगा उसको, ये टाइम 1 आवर के बराबर होगा। समझ में आया। ठीक है, तो अब तुम इसको डिलीट कर सकते हो, इसको मिटा सकते हो। ठीक है, मैं सब घड़ी को समझाने के लिए इसको ड्रॉ किया था मैंने। क्लियर हुआ। सो वी नो दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें पता है क्या, हमें पता है कि टाइम बिटवीन 2 PM एंड 3 PM कितना होता है, 1 आवर, 1 घंटा। और 1 घंटा मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। क्लियर। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, t मिनट प्लस t²/4 -3 इक्वल्स टू 60। क्लियर। इसमें ब्रैकेट दे देना, एक साथ का वैल्यू है। फिर यहाँ से तुम एलसीएम ले लो 4,
एलसीएम 4 होने पर ये हो जाएगा 4t प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 60। यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 4t इक्वल्स टू 240 माइनस प्लस 3। ठीक है, अच्छा रुको, ये तो इसका भी एलसीएम होगा, सॉरी ये 12 हो जाएगा। 12 तो ये प्लस 12 मतलब 252। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 252 इक्वल्स टू 0। हमें एक क्वाड्रेटिक मिल चुका है। अब मिलर टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से आप इसका रूट्स निकाल सकते हो। तो रूट्स निकलेगा तुम्हारा t इक्वल्स टू 18 नहीं, नेगेटिव 18 हो जाएगा, t इक्वल्स टू माइनस 18 और t इक्वल्स टू 14। अब t क्या है, t है मिनट्स। अब मिनट्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो t नेगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल, t नेगेटिव नॉट पॉसिबल। तो हमें इस वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, सिंपल। तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें नेगेटिव वैल्यू टी का जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो हमारा जो टी होगा वो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, जो कि होगा 14। तो टी होगा 14 मिनट्स। ठीक है, मतलब क्या कि सपोज़ हमारा एक घड़ी था, ये 12, ये 3, ये 9, ये 6 और यहाँ पर बाकी के, तो कितना बज रहे थे अभी, 2:14 हो चुके थे ना। तो 2:14 यहाँ पर होगा। ठीक है, आवर हैंड 2 पर है और मिनट हैंड होगा 3 के जस्ट एबव। तो 12, अब मुझे बताओ, जब 2 बज रहे होंगे तो हमारा आवर हैंड 2 पर होगा और मिनट हैंड कहाँ पर होगा, मिनट हैंड होगा 12 पर। अब मिनट हैंड 12 से बस 3 के थोड़ा ऊपर में गया, तो उसको जाने में कितना मिनट लगा, 14 मिनट्स लगा। ये समझ में आया, तो 3 मिनट हो गया। इसके बाद वो कहाँ पर आ गया, इसके बाद वो आ गया हमारे 3 के जस्ट एबव। क्लियर, अच्छा। अब 3 के जस्ट एबव से उसको फिर से जाना पड़ेगा अपने 12 में। क्यों, बिकॉज उसको अपने घड़ी में कितना दिखाना पड़ेगा, उसको अपने घड़ी में दिखाना पड़ेगा कि 3 बज गए। तो 3 बजते कब, ऐसे बजते हैं 3। तो अभी तो हमारा मिनट हैंड यहाँ पर है, अब उसको यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पर जाना पड़ेगा 12 पर। तो जब वो घूम के जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन में गिवन है कि t² / 4 - 3 के बराबर टाइम लगेगा। तो पहले तो भाई वो 12 से यहाँ पर आया, इस पोजीशन पे आया, तो उसको लगे कितना, 14 मिनट्स, मतलब t मिनट्स लगे। अरे यार, मतलब t मिनट्स लगे। ठीक है, अब वहाँ से मतलब इस वाले पोजीशन से वो फिर से 12 के पास जब जाएगा उसको कितना लगेगा, प्लस t प्लस t²/4 - t, इतना टाइम लगेगा। और हमें पता है कि मिनट हैंड जब 2 बजे से घूम के जब मिनट हैंड फिर से 12 बजे जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो, मतलब कितना टाइम लगता है उसको लगता है 1 घंटे। बिकॉज हमें पता है कि 2 बजने के बाद 2 बजे से 3 बजे के बीच में टाइम कितना होता है, 1 घंटा। तो ये जो टाइम लगेगा उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, वो 60 मिनट्स के बराबर लगेगा। सिंपल, बस यही समझाना था आपको। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ, आई होप मैं आपको समझा पाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्स में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस और लोग घबरा जाते हैं कि कैसे करना होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, घबराना नहीं है, सिंपली तुमको मैं समझा दूंगा, तुमको समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, और तुमको मज़ा भी आएगा कि भाई ऐसा था क्या ये क्वेश्चन, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा था। ठीक है, मैं तो खामा घबरा रहा था, ऐसा बोलोगे तुम। ठीक है, देखो कैसा करना है। इन द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस 15 to 40 ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। ये देखो, ये हमारा पॉन्ड है। ठीक है, सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी दिस, मतलब ये तो आपको ग्रास दिख रहे हैं, इनका एरिया होगा 1184 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। ये जो पॉन्ड है इसका लेंथ निकालो और ब्रेथ निकालो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। अगर मैं हमारे पूरे रेक्टेंगुलर लॉन के एरिया से, ठीक है, अगर मैं ग्रास का एरिया जो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी वो माइनस कर दूं
तो मुझे किसका एरिया मिल जाएगा, मुझे एरिया मिल जाएगा इस वाले पॉन्ड का। क्लियर। अब पॉन्ड का एरिया मिल गया है मुझे, तो लेंथ और ब्रेथ तो ईजिली मिल जाएगा मुझे, सिंपल है। तो इसी कारण से क्या करना है, इसको ऐसे कुछ सॉल्व करना है। देखो ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, देखो सिंपल ही है कि हमारा जो रेक्टेंगुलर लॉन है उसका लेंथ है 50 मीटर। क्लियर। तो लेंथ है 50 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 40 मीटर। यह है इसका ब्रेथ जो कि है 40 मीटर। क्लियर। अरे ठीक है भाई, ब्रेथ है 40 मीटर। सो नाउ लिखो लेंथ ऑफ द लॉन। ठीक है, लेंथ ऑफ द लॉन, इसको कैपिटल एल लिखता हूँ, कैपिटल एल इक्वल्स टू 50 मीटर। और ब्रेथ ऑफ द लॉन, ब्रेथ ऑफ द लॉन क्या होगा, कैपिटल बी लिख देता हूँ, जो कि होगा 40 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर। अब एरिया क्या होगा फिर, एरिया ऑफ द लॉन बहुत सिंपल है, एल इंटू बी, एरिया ऑफ लॉन इक्वल्स टू एल इंटू बी। सो 50 इंटू 40, 2000 मीटर स्क्वायर, 2000 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये था पूरे रेक्टेंगुलर क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया। अब मान लेते हैं कि जो हमारा जो ये देख सकते हो इसका जो विड्थ है वो x मीटर है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो x मीटर, यहाँ से भी इसका x मीटर, यहाँ से भी इसका x मीटर, यहाँ से भी इसका x मीटर मान लेते हैं। क्लियर। तो लेट द विड्थ, इसको x मीटर मान लिया, इसको भी x मीटर मान लिया। क्लियर। तो क्या लिखना है, क्या लिखना है, तो लिखना है कि ये एक्चुअली क्या है भाई, ये तो एक्चुअली ग्रास है। ठीक है, तो ग्रास एरिया, ठीक है, ग्रास एरिया का जो विड्थ है उसको हमने मान लिया x मीटर। ठीक है, ये देखो ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड, तो ग्रास का जो विड्थ होगा वो मान लेते हैं x मीटर है। लेट द विड्थ ऑफ द ग्रास, लेट द विड्थ ऑफ द ग्रास एरिया बी x मीटर। क्लियर। जो विड्थ है उसका वो x मीटर मान लेते हैं। ओके भाई, अब देखो मुझे बता सकते हो क्या हम अभी इसका, हमारा जो पॉन्ड है उसका लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं, ज़रा सोच के देखो। देखो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पूरा कितना है, 40 मीटर है। अब इसमें से हमने ये वाला पार्ट बता दिया x है और ये वाला पार्ट भी हमने बता दिया x है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, बहुत सिंपल यार, 40 माइनस दिस पार्ट, तो मिल जाएगा हमें ये वाला पार्ट, मतलब हमें पॉन्ड का विड्थ मिल जाएगा। क्लियर। तो लिख लो भाई, बहुत सिंपल सा है। तो लिखो पहले विद मत लिखो, ब्रेथ लिखो। ठीक है, ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, जिसको स्मॉल एल से स्मॉल बी से डिनोट करता हूँ, जो कितना होगा, 40 से हमने 2x को माइनस कर दिया तो 40 माइनस 2x मीटर। सिंपल। अब इसका लेंथ भी ऐसे निकाल देते हैं, देखो बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, ईजी है। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पूरा का जो लेंथ है वो 50 मीटर है। क्लियर। इसमें से हमने यहाँ से यहाँ का लेंथ x मान लिया, यहाँ से यहाँ का लेंथ x मान लिया। अगर मैं पूरे लेंथ से इस पार्ट को, मतलब इस पार्ट को माइनस कर दूँ तो मुझे किसका लेंथ मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द पॉन्ड। तो लेंथ ऑफ द पॉन्ड विल बी व्हाट, 50 माइनस 2 बार x थे तो माइनस 2x, सिंपल। सो लेंथ ऑफ द पॉन्ड विल बी स्मॉल l, इट इज 50 माइनस 2x मीटर। सिंपल, सिंपल सा। ओके, अब लेंथ मिल चुका है, ब्रेथ मिल चुका, तो एरिया तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब देखो, अब देखो मुझे बताओ पॉन्ड का एरिया हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। पूरे रेक्टेंगुलर लॉन के एरिया से, पूरे रेक्टेंगुलर एरिया के लॉन से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रास का एरिया माइनस कर दूं, ये हमारा ग्रास का एरिया है। ठीक है, ये हमारा ग्रास का एरिया है। अगर मैं ग्रास का एरिया माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है हमारे पॉन्ड का एरिया। तो सिंपली यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ द पॉन्ड, एरिया ऑफ द पॉन्ड इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ लॉन, रेक्टेंगुलर लॉन माइनस एरिया ऑफ द ग्रास।
अब एरिया ऑफ द लॉन तो पता है कितना है 2000, और एरिया ऑफ द ग्रास तो क्वेश्चन में गिवन है 1184 मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेंगे, क्लियर, माइनस करो तो ये 6 होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा तुम्हारा 91, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा फिर से 9 हो जाएगा 916 मीटर स्क्वायर। क्लियर, 916 मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, 916 मीटर स्क्वायर। चेकआउट कर लेता हूँ फिर से, यहाँ पर 9 होगा 1 होगा, यहाँ पर फिर से 9 होगा 1 होगा 8, यहाँ पर 8 होगा, सॉरी कि 9 हो जाएगा तो 8 होगा। क्लियर, अच्छा, तो 816 मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा, लेकिन हमें पता है कि एरिया ऑफ द पॉन्ड हम निकाल सकते हैं यूजिंग लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है ना, लेंथ हमें पता है 40 माइनस 2x और ब्रेथ हमें पता है 50 माइनस 2x, तो वी कैन राइट इट लाइक दैट इक्वल्स टू लेंथ 50 माइनस 2x इंटू ब्रेथ 40 माइनस 2x। लेंथ इंटू ब्रेथ, इससे भी हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द पॉन्ड। तो यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2000, ठीक है 2000 हो गया यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर होगा हमारा माइनस 100x, यहाँ पर होगा माइनस 80x, और यहाँ पर होगा प्लस 4x स्क्वायर। क्लियर, तो एक काम कर सकते थे हम, इसको तुम माइनस मत करो, ठीक है, यहाँ पर 2000 आ गया है तो 2000 और 2000 कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये 2000 और ये 2000 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 आ जाता है 0। ठीक है भाई, अब इसको हम क्या 4 से डिवाइड कर सकते हैं सबको, तो 184 से डिविजिबल है, 1184 से डिविजिबल है क्या, देखता हूँ, तो 8 से 34, 38 36, हाँ डिविजिबल है, तो 4 से डिवाइड किया x स्क्वायर हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 देंगे तो 16 और 45x। क्लियर, और हमारे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 296 इक्वल्स टू 0। इसके बाद मिडल टर्म निकालो, मिडल टर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इंटू 37, यहाँ पर 8 कॉमन, 8 माइनस 37 इक्वल्स टू 0, x माइनस 8 और x माइनस 37 इक्वल्स टू 0, और फिर हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 8 और x का वैल्यू आ जाता है 37। अब दो वैल्यूज है x के, अब कौन सा वैल्यू चाहिए हमें भाई, कौन सा वैल्यू चाहिए। अब ऐसे सिचुएशन में तुमको क्या करना है, तुमको दोनों के दोनों वैल्यूज पुट करके देखने की कौन सा वैल्यू पॉजिटिव में आता है। अगर मैं x का वैल्यू 37 पुट करता हूँ तो 50 माइनस 2 इंटू एक्स था, तो 50 माइनस 2 इंटू 37, तो 50 माइनस 37 को मल्टीप्लाई किया 74 आ जाता है, मतलब माइनस 24। तो लेंथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x के इस वैल्यू की वजह से हमारा लेंथ नेगेटिव आ रहा है, तो हमें इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, इस वैल्यू का हमें इग्नोर करना पड़ेगा। सो आपको लिख देना है ब्रैकेट में कि एट x इक्वल्स टू 37 लेंथ आता है माइनस 24 और ब्रेथ आता है माइनस 34, तो which cannot be possible, which cannot be possible because लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। ठीक है, सो देयर फॉर x इक्वल्स टू 8 होगा हमारा, x का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अब लेंथ क्या होगा फिर, ठीक है लेंथ निकाल लेते हैं, L था 50 माइनस 2 इंटू एक्स मतलब 50 माइनस 16, ठीक है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 34। क्लियर, 34 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पॉन्ड, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ का फॉर्मूला था, वैल्यू था 40 माइनस 2x, तो 40 माइनस 2 इंटू 16, 2 माइनस 8 सॉरी 2 इंटू 8, 40 माइनस 16 जो कि होगा अपना 24। क्लियर, so this is the length of the pond and this is the breadth of the pond। क्लियर, कोई दिक्कत, इजी था, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज डन, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है और एज वाला क्वेश्चन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर देखते हैं, देखो एट प्रेजेंट Asha's age in years is 2 more than the square of a daughter
Nisha's age. When when Nisha when Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. Find the present ages of both Asha and Nisha. तो फंडा समझते हैं. हाल ही में आशा का जो एज है वो 2 ज़्यादा है उसकी डॉटर के स्क्वायर के एज से. तो मान लेते हैं भाई साहब, अपना तो काम ये मानना. तो लेट निशा's प्रेजेंट एज बी एक्स. ठीक है, निशा के प्रेजेंट एज को हम एक्स मानते हैं. ठीक है, जिससे कि आशा का एज निकल जाएगा. लेट निशा's एज, प्रेजेंट एज, ठीक है, बी एक्स ईयर्स. ठीक है, तो आशा का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा फिर? देन आशाज एज विल बी, क्या बोला, डॉटर के एज के स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर उससे 2 ज़्यादा, इस 2 मोर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स, अब गौर से देखो, अब बोला क्वेश्चन में कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज. अब मदर का प्रेजेंट एज पे जब वो ग्रो करेगी, मतलब उतने एज तक जब वो पहुंचेगी, तब आशा का जो एज होगा वो उसके बेटी निशा के प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स से 1 कम होगा. अब हमें ये निकालना होगा कि आशा का प्रेजेंट मतलब क्या बोलते हैं इसको, जब निशा अपने मदर के प्रेजेंट एज तक पहुंचेगी तब आशा का एज क्या होगा, है ना. तो इसको करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि जब निशा अपने मदर के एज तक जाएगी या पहुंचेगी, मतलब ग्रो करेगी, तो उसका मतलब कितने साल होंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आशा के एज से निशा के एज को माइनस करना पड़ेगा. कैसे, देखो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अच्छा रुको, पहले लिखो व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज आफ्टर कितने ईयर्स होंगे. आफ्टर लिखो आशा के एज से माइनस कर दो निशा के एज को, इतने ईयर्स बाद. ठीक है, तो निशा जो है अपने मदर के प्रेजेंट एज तक पहुंचने के लिए, ठीक है, कितने साल बाद पहुंचेगी, अपने मदर के एज से उसका एज माइनस करो, तो उतने साल बाद वो पहुंचेगी अपने मदर के एज के बराबर. क्लियर. अब बोला कि आशा का एज, तो जब निशा इतने साल बाद अपने मदर के प्रेजेंट एज तक पहुंचेगी, तो मदर तो थोड़ी उसका भी एज बढ़ेगा. अब उसका एज कैसा बढ़ेगा, उसका एज भी इतने से बढ़ेगा, इतने ईयर्स से बढ़ जाएगा, है ना. उसका एज भी तो इतने ईयर्स से प्लस हो जाएगा. अब भाई तुम्हारा एज हो रहा है तो तुम्हारे पापा का भी तो एज हो रहा होगा. अगर तुम्हारा एज 15 से 20 हो तो तुम्हारे पापा का एज भी 50 से या फिर 60 से 50 होगा, बेसिक 50 से 55 होगा. सिंपल सी बात है. तो अभी क्योंकि निशा का एज इतने साल बाद जाकर अपने मदर के एज, मतलब प्रेजेंट एज के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर होगा, तो अब आशा मतलब उसका मदर भी तो इतने एज उसके प्रेजेंट एज में प्लस हो जाएगा, प्लस. ठीक है, बिकॉज उसका भी एज हो रहा है, अपने मम्मी का भी एज हो रहा है, निशा का भी एज हो रहा है. तो ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो आशा का एज क्या होगा, मतलब जब निशा अपने मदर के प्रेजेंट एज तक पहुंचेगी, तो प्रेजेंट एज इतना था, इसके बाद इतना एज और भी प्लस हुआ, इतना ईयर्स और भी प्लस हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 माइनस एक्स. अब ये जो वैल्यू है ये है आशा का एज. दिस इज आशाज एज व्हेन निशा ग्रोस टू हर प्रेजेंट एज. क्लियर. कितना बराबर है, आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा. निशा का एज प्रेजेंट एज है एक्स, इसका 10 टाइम्स से 1 माइनस कर दो, तो 10x माइनस 1 हो गया, इक्वेशन बन गया.
अब यहाँ से x का वैल्यू तुम आराम से निकाल लो। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 10x माइनस 1, 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 11x, यहाँ पर +4 +5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 5। क्लियर। इसके बाद हमारा यहाँ पर 2x कॉमन जाएगा, x माइनस 5, यहाँ पर -1 कॉमन जाएगा, रहेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब x के दो वैल्यूज़ हैं, एक है 5 और एक है हाफ। अब एज यहाँ पर फ्रैक्शन में अगर होता है, अगर x का वैल्यू, निशा का वैल्यू अगर 0.5 ईयर्स है, तो आशा का जो एज होगा वो हो जाएगा 2 होल 1/4, जो कि होता है 9/4 ईयर्स, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस वैल्यू को इफ़ वी पुटिंग x इक्वल्स टू हाफ, पुटिंग x इक्वल्स टू हाफ, आशाज एज हो जाता है 2 होल 1/4, which is not possible, which is not possible, which is not possible। तो इसीलिए हमें कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, हमें अपना x का वैल्यू लेना पड़ेगा 5। अब ये है निशा का प्रेजेंट एज, निशा का प्रेजेंट एज कितना है 5 ईयर्स, तो उसके मम्मी का कितना होगा, यह है निशाज एज, निशाज एज। अब आशा का एज कितना होगा, निशा के एज के स्क्वायर में और भी 2 प्लस कर दिया है ना, ये रहा x स्क्वायर प्लस 2, तो 25 प्लस 2 27 ईयर्स। क्लियर। तो दिस इज द एज ऑफ आशा, मतलब उसकी मम्मी का एज। क्लियर, क्लियर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इफ जीबा वेर यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट शी रियली इज, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? Actual age से वो 5 years younger थी। ठीक है, तो वे इफ जीबा वेयर यंगर बाई 5 ईयर, मतलब अगर वो 5 साल, अगर वो 5 साल पहले का अपना एज बताती तो वो एज होता अपने एक्चुअल एज के साथ बराबर। क्लियर। अब देन बोला है कि द स्क्वायर ऑफ हर एज, अगर उसका एज का स्क्वायर कर दिया जाए, मतलब x माइनस 5 होल स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, तो वो बराबर होगा उसका एक्चुअल एज जो कि है अपना x, उसका 5 टाइम्स, उससे प्लस कर दो फिर से 11, इसके बराबर। व्हाट इज हर एज नाउ। थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, तो इसको हम घुमावदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, प्रेजेंट एज को मान लेते हैं x, प्रेजेंट एज होगा x ईयर्स, और बोला कि इफ जीवा बाय यंगर बाय 5 ईयर्स। अब 5 साल पहले की बात की जा रही है, तो 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो मतलब 5 ईयर्स यंगर, तो एज कितना होगा x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, तो बोला है कि x माइनस 5 ईयर्स को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर होगा उसके एक्चुअल एज में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर 11 प्लस कर दो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, ये अगर उसका हम एज मानते हैं अभी, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, तो देखो इफ जीबा वेयर यंगर बाय 5 ईयर, तो उसका एक्चुअल एज है x ईयर्स, उसमें से अगर वो 5 ईयर यंगर हो जाए तो x माइनस 5, अगर इसका देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो उसके एक्चुअल एज का 5 टाइम्स प्लस 11 के बराबर होता है। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स, एक्चुअल एज अपना x है, इससे 11 प्लस, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
तो यहाँ से हमें अपना आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस ये करेंगे तो 14, सॉरी प्लस 14, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है माइनस एक्स इंटू माइनस, हाँ, 1 - 1 x माइनस 14, x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 14। अब कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा, व्हिच वैल्यू विल बी करेक्ट, पुट करके देखते हैं, है ना, पुट करके देखते हैं। अब मुझे बताओ, अगर उसका एक्चुअल एज 1 होता है तो 5 साल पहले तो 1 - 5 तो -4 जाएगा, भाई -4 तो कोई एज ही नहीं है, ठीक है, -4 तो कोई एज ही नहीं है। एक्स का वैल्यू 14 हो सकता है कि एक्स उसका एक्चुअल एज 14 था, अब 5 साल पहले मतलब 14 - 5 कर दिया तो 9 ईयर्स की वो थी 5 साल पहले, ये हो सकता है, क्लियर। तो अगर मैं एक्स का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये पॉसिबल केस नहीं हो सकता, बिकॉज एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 1, हर एज विल बी हर रुको, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, x माइनस 5 का वैल्यू जो होगा वो 1 - 5 हो जाएगा, जो कि होगा -4, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर उसका एक्चुअल एज 1 भी हो जाता है तो 5 साल पहले तो वो ज़िंदा नहीं होगी भाई, ठीक है, वो ज़िंदा ही नहीं होगी, बिकॉज -4 कोई वैल्यू नहीं है एज का, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, एज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो x का जो वैल्यू होगा वो डेफिनेटली 14 ही होना पड़ेगा। तो दिस इज़ आर एक्चुअल एज, दिस इज़ आर एक्चुअल एज, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको दोनों वैल्यूज़ पुट करके देखना है कि कौन सा वैल्यू एक्चुअली में आ रहा होगा, क्लियर। कुछ वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं होते, तो उन अनपॉसिबल या फिर इम्पॉसिबल वैल्यूज़ को आपको इग्नोर करना है, और जो एक्चुअल में पॉसिबल है वो आपको पुट करके आंसर बिठा के आपको आ जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a train traveling at a uniform speed for 360 km would have taken 48 minutes less to travel the same distance if the speed were 5 km more. Find the original speed of the train. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी में था आई गेस। तो मान लेते हैं कि जो अपना यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन का वो x km/h है, क्या बोलते हो, ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड को मान लेते हैं x km/h है, क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें, ओके। अब बोला है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया उसने 360 किलोमीटर विद दिस स्पीड, 360 किलोमीटर, क्लियर। तो मुझे पता है डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम निकल जाएगा। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब x, इतना आवर, मतलब x km/h के स्पीड में 360 किलोमीटर कवर करने के लिए इस ट्रेन को इतना टाइम लगा, 360/x आवर लगा उसको। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर वो अपने स्पीड को 5 किलोमीटर ज़्यादा रखता, मतलब x + 5 अगर उसका स्पीड होता, तो वो सेम डिस्टेंस 360 किलोमीटर को 48 मिनट्स कम टाइम से कंप्लीट कर लेता। तो नाउ न्यू स्पीड, ठीक है, नाउ न्यू स्पीड क्या है, x + 5, बिकॉज बोला 5 किलोमीटर अगर वो तेज़ी से चलाता, ट्रेन अगर चलता, ठीक है, तो सेम डिस्टेंस इज़ द सेम, डिस्टेंस इज़ 360 किलोमीटर। तो अब टाइम कितना लगता, अब टाइम लगता तुम्हारा 360/x + 5 आवर्स, क्लियर, इतना टाइम लगता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि 48 मिनट्स कम लगता, मतलब जितना टाइम लगा है, ठीक है, इतने नॉर्मल स्पीड से, उससे 48 मिनट कम लगता अगर इतना स्पीड से ट्रैवल करते। इसका मतलब क्या कि ये जो स्पीड है ये इससे, अच्छा, ये जो स्पीड है, ठीक है, ये इसमें तुम अगर 48 मिनट्स को प्लस करोगे तो इतना टाइम लगेगा। या फिर कह सकते हो कि दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 48 मिनट्स। कैसे, बिकॉज ये था ओरिजिनल टाइम लगा, ठीक है,
अब इससे अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो मुझे 48 मिनट्स लगेंगे। या फिर तुम कैसे समझ सकते हो कि ये जो टाइम है ये इस ओरिजिनल टाइम से कितना कम है भाई, ये 48 मिनट्स कम है। ठीक है, इस टाइम से 48 को माइनस कर दोगे ना तो तुमको ये टाइम मिलेगा। ये कैसे समझ में आया? ये ऐसे समझ में आया, देखो कि ये टाइम जो है ये टाइम वैसा है कि जब ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर फास्टर था, तो 5 किलोमीटर फास्टर होने के बाद ट्रेन को इतना टाइम लगा। ठीक है, तो अगर मैं इससे इसको माइनस नहीं, इससे अगर मैं माइनस कर दूं 48 को, नहीं इससे नहीं, इसमें प्लस करना पड़ेगा 48 को। क्यों प्लस करना पड़ेगा? बिकॉज इससे और भी 48 मिनट्स प्लस करने पर और भी देर होगा, देर होने पर ऐसा टाइम मिलेगा। समझ में आया ना? इसको मैं अभी समझाता हूँ, देखो ठीक से। नाउ चेक इट आउट। ये जो अपना टाइम लगा है, ठीक है, ये इस टाइम से कितना ज़्यादा है, 48 मिनट्स ज़्यादा है। ओके, तो ये जो टाइम लगा है ना ये इस टाइम से 48 मिनट ज़्यादा है। मतलब अगर तुम इस टाइम में अगर तुम 48 मिनट्स जोड़ दोगे तब जाके इतना टाइम होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करने पर इतना टाइम लगा, कितना 360 किलोमीटर को कवर करने के लिए। और अगर स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाता तो इतना टाइम लगता। मतलब क्या, ये जो टाइम है ना ये इस टाइम से कितना कम है, 48 मिनट्स कम है। तुम ऐसे भी कह सकते हो ये जो टाइम लगा है इससे अगर मैं 48 मिनट्स और कम टाइम लगाता तो इतने टाइम में पहुंच जाता। क्लियर है ना बात? तो इसको आप कर सकते हो ऐसे कि दिस माइनस 48 इक्वल्स टू दिस टाइम। बिकॉज ये तो ज़्यादा टाइम था, ज़्यादा टाइम से जब 40 मिनट्स को घटाएंगे तो मुझे कम टाइम मिलेगा, ये वाला। बिकॉज ये कम टाइम है, ये क्या है, ये कम टाइम है। तो कम टाइम में एक कम टाइम कैसे मिलेगा? कम टाइम तब मिलेगा जब तुम माइनस कर दोगे 48 से। इसको समझने के लिए मैं लिखता हूँ कि 360 बाई एक्स, ठीक है, 360 बाई एक्स इक्वल्स टू 360 बाई एक्स प्लस 5 प्लस 48 बाई 60। बिकॉज मिनट में था, इसको आवर में कन्वर्ट करना था, तो 48 बाई 60 मुझे लिखना पड़ा। कैंसिल करेंगे 24, 30, 12, 15, 4 और ये 5। तो एट दी एंड अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ 4 बाई 5, 4 बाई 5, ओके 5। तो यू सी ये ज़्यादा, ये स्लो स्पीड का टाइम है और ये फास्ट स्पीड का टाइम है। अगर मैं फास्ट स्पीड में 4/5 मतलब 40 मिनट्स को ऐड करूँगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मैं ज़्यादा टाइम में से 48 मिनट्स को कम ले लूँ तो मुझे इतना टाइम मिलेगा, जो कि कम टाइम का वैल्यू था। सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए आपको खुद समझना पड़ेगा, इसको मैं खुद समझा नहीं पाऊँगा ठीक से, बिकॉज ये आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ेगा। ज़रा सोचो कि तुम्हारे पास एक बाइक है। अब तुमने कितना स्पीड से चलाया, तुमने 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाकर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर दिया। 100 बाई 60 मतलब 5/3 आवर के बीच में। ठीक है, 5/3 आवर तुमको लगे। ठीक है, अगर तुम 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गाड़ी चलाते हो या फिर बाइक चलाते हो तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए लगे 5/3 आवर। अब तभी अगर मैं 60 किलोमीटर की जगह पर अगर मैं 100 किलोमीटर में चलाता, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाता और 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता, मुझे कितना टाइम लगता? 1 आवर लगता मुझे, सिर्फ 1 आवर। तो ज़रा सोचो कि ये जो टाइम है ये इससे कितना कम है, ये जो टाइम है इससे कितना कम है। माइनस कर दोगे सिंपली तुम 5/3 -1,
और कितना कितना बराबर होगा ये अह 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 ये 2/3 के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 60 किलोमीटर स्पीड में 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए मुझे जो जितना टाइम लगा है उससे 2/3 आवर कम मुझे लगा जब मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला रहा था। ऐसा नहीं कह सकता मैं। वैसा सेम केस यहाँ पर हो रहा है। अगर मैंने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को चलाया और चलाने के बाद 360 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया 360/x आवर में, और जब मैंने इतने स्पीड से चलाया, थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चलाया, तो मैंने इससे कम टाइम लिया। कितना कम टाइम लिया? 48 मिनट्स कम लिया। तो सिंपली तुम इससे 48 मिनट्स को कम कर दो, माइनस कर दो, तो तुमको ये टाइम मिलेगा। सिंपल हुआ भी, समझ में आया क्या अभी? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम ऐसे लिख सकते हो कि 360/x माइनस 360/x + 5 = 4/5। तो यहाँ से कॉमन ले लो 360 को। ठीक है, रहेगा हमारा 1/x माइनस 1/x + 5 = 4/5। इसको कैंसिल किया, 90 हो जाएगा ये। क्लियर? इसके बाद यहाँ से एलसीएम ले लो, तो रहेगा x × x + 5 और ऊपर रहेगा क्या? x + 5 माइनस x और x कैंसिल, ये हो जाएगा 1/450। फिर यहाँ से x² + 5x = 450 × 5। x² + 5x माइनस 2250 = 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, एक तो -50 आएगा और एक 45 आएगा। क्लियर? तो स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, तो स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकता, तो x 45 डिग्री हमारा आंसर होगा। ठीक है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए देयरफॉर x = 45 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे यूनिफॉर्म स्पीड का वैल्यू है। ठीक है भाई, ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का वैल्यू है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो बताओ भाई कमेंट्स में। इसको मैं आई होप मैं समझा ठीक से पाया नहीं हूँ, बिकॉज मैं जो समझाना चाहता हूँ वो मेरे मुंह से निकल नहीं रहा। ठीक है, मैं समझाना चाहता हूँ कुछ ऐसे और निकल कुछ जा रहा है मेरे मुंह से कुछ और। वन मोर ट्राई। देखो 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 देखो, जब तक समझाऊंगा नहीं ठीक से तब तक छोड़ूंगा नहीं। देखो, इसको मैं प्रैक्टिकल से समझाता हूँ। सपोज 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था मुझे मेरा, और मुझे कवर करना था 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो मुझे कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा मुझे डिस्टेंस बाय स्पीड 2 घंटे लगेंगे। सिंपल सी बात है, 2 घंटे लगेंगे। अगर मैं अभी अपना स्पीड बढ़ाकर 100 किलोमीटर पर आवर की गति अगर मैं बना लूँ अपना, तो अगर मैं सेम डिस्टेंस 100 किलोमीटर को कवर करूँ अभी, तो मुझे टाइम कितना लगेगा? 1 आवर। तो मुझे बताओ, मुझे पहले वाले टाइम से कितना कम टाइम लगा? तुम बोलोगे भाई 1 आवर कम लगा। तो अगर मैं 2 आवर में से 1 को माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला वैल्यू मिलेगा। तो वैसे ही अगर मैं इससे -48 मिनट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? ये वाला वैल्यू मिलेगा, ये वाला टाइम का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। या फिर अगर मैं पूछूं कि अगर मैं 1 आवर में कितना प्लस करूं जिससे कि मुझे ये टाइम मिलेगा 2 आवर, तुम बोलोगे भाई बहुत सिंपल है, 1 आवर में अगर मैं 1 प्लस कर देता हूं तो मुझे 2 आवर मिल जाएगा। सिंपली केस में एनालॉजिकली अगर मैं यहाँ पर प्लस कर दूँ 48 मिनट को, तो मुझे कौन सा टाइम मिलेगा? मुझे ये वाला टाइम मिलेगा जो मैंने यहाँ पर किया। देखो तुम मैंने यहाँ पर किया, देखो मैंने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया 48 मिनट जो कि है 4/5 आवर। तो मुझे कौन सा वैल्यू मिल रहा है? 360/x। समझ में आया अभी? आई होप मैं अभी आपको समझा पाया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। एक नेचुरल नंबर है, उसको तुम 12 से इंक्रीज करोगे तो वो 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा। क्लियर? देखो नंबर को मान लेते हैं, ये इंक दिखेगा क्या? ये दिखेगा शायद, हाँ ये दिखेगा। मान लेते हैं जो नंबर है अपना वो x है, नेचुरल नंबर।
नाउ व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, अच्छा मुझे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तुम बोलोगे इसका रेसिप्रोकल बहुत सिंपल है, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x, ये तो क्लियर है। हाँ, उल्टा कर दिया बस, सिंपल। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वेट 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 वेट, थोड़ा वेट करो, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 45, हाँ चलिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर x में अगर तुम 12 जोड़ दोगे, x + 12 कर दोगे, तो वो बराबर होगा 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। 160 टाइम मतलब क्या? 160 इंटू इट्स रेसिप्रोकल, जो कि होगा 1/x। मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको 160/x। क्लियर? ओके, 160/x। अब x इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² + 12x, और इसको मैंने इस तरफ लाया तो 160 = 0 बन गया हमारा इक्वेशन। अब तुम यहाँ से इजीली मिडल टर्म करके x का वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि होगा हमारा, एक होगा -20 और एक होगा अपना x का वैल्यू +8। दो वैल्यूज हो गए। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव हो सकता है क्या? नो। सो नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, अगर इंटीजर कहता तो हो सकता था नेगेटिव, लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर बोला तो नेचुरल नंबर तो भाई हमेशा पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सो -20 इसका आंसर हो ही नहीं सकता। सो देयर फॉर आवर आंसर विल बी 8। 8 इज द आंसर। क्लियर? सो नेचुरल नंबर का वैल्यू क्या होगा? 8। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, मतलब माइनस करने की बात हो रही है, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन अ गिवन नंबर। ओके, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। सो लेट द नंबर, नेचुरल नंबर बी x। ठीक है, हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, उसका स्क्वायर करो। ठीक है, उसका स्क्वायर करके 8 से डिमिनिश करो। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हुज स्क्वायर, तो x का स्क्वायर किया, डिमिनिश बाय 84, माइनस कर दिया 84 से, इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। थ्राइस मतलब 3 इंटू 8 मोर देन अ गिवन नंबर। गिवन नंबर अपना x है, इसमें 8 प्लस कर दो, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर ये होगा 3। ठीक है, थ्राइस मोर देन 8 देन द, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। गिवन नंबर से 8 प्लस किया और उसका थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू। क्लियर? अब यहाँ से x² - 84 इक्वल्स टू 3x + 24। तो इक्वेशन बन गया x² - 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन करेक्ट बन गया। इक्वेशन करेक्ट बन गया मतलब आंसर भी अपना करेक्ट आ जाएगा। x का वैल्यू आएगा एक 12 और x का वैल्यू आएगा एक -9। आप क्वेश्चन को ध्यान दो, नेचुरल नंबर बोला तो नेचुरल नंबर क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, तो -9 नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर नेगेटिव हो नहीं सकता। सो देयरफॉर हमारा जो नंबर होगा वो होगा 12। ठीक है, दिस इज बिकॉज ये पॉजिटिव है। ठीक है, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू को ही लेना है। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, समझ में आया? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, घबराना मत, ट्रू और फॉल्स ही है। आइए देखते हैं। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली वन रूट। गलत है, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ दो ही रूट्स होते हैं। ठीक है, एक नहीं होता। लीनियर इक्वेशन का एक रूट होता है, क्वाड्रेटिक का दो, क्यूबिक इक्वेशन का तीन, बाई क्वाड्रेटिक का चार और क्वार्टिक का पाँच। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, तो यहाँ पर लिखा है एक रूट, मतलब फॉल्स है भाई, फॉल्स है। टू रूट्स होते हैं। फिर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट, ये भी फॉल्स है, ये भी गलत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन केसेस होते हैं, क्या क्या? पहला,
टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, पहला केस। दूसरा केस, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तीसरा केस, नो रियल रूट्स। तो दोनों ही केसेस में देखो टू रियल रूट्स है, कोई ऐसा नहीं कि एक रियल है एक अनरियल है, ऐसा नहीं होगा। तो दोनों ही रियल होंगे, नहीं तो कोई भी रियल नहीं होगा, नो रियल। मतलब यहाँ पर एटलीस्ट वन रियल रूट की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ज़ीरो है ये, मतलब फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स मतलब होगा तो सिर्फ दोनों ही रियल रूट्स होंगे, और अगर नहीं हुआ तो कोई भी रियल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट टू रूट्स। ठीक है, ये फॉल्स है, एटलीस्ट नहीं होता। ठीक है, होते ही दो हैं, एटलीस्ट नहीं होता, होते नहीं है। एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम दो, मतलब एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। नो, होंगे तो सिर्फ दो ही होंगे, जीरो नहीं होगा। क्लियर? ओके, तो ये भी फॉल्स। टू रूट्स, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम, मतलब एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और टू भी हो सकता है, ऐसा नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रियल रूट्स या फिर नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स या तो जीरो होंगे या फिर टू होंगे, वन नहीं हो सकता। क्लियर? ओके। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रूट्स। एट मोस्ट का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा टू रूट्स होंगे। हाँ भाई, ये ट्रू है, ये मैंने आपको बताया भी था। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा टू रूट्स होंगे। ठीक है, वन नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा टू रूट्स होंगे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, ये ट्रू बात है, इसमें कोई शक नहीं है, दिस इज ट्रू। If the coefficient of x square and a constant term of a quadratic equation have opposite signs, then the quadratic equation has real roots. आइए चेक कर लेते हैं। तो बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगर माइनस हुआ तो सपोज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा रुको ऐसे लिखता हूँ। हमें बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव हुआ, अच्छा ऑपोजिट टर्म्स हुआ, ऑपोजिट साइंस हुआ, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ और अगर ये नेगेटिव हुआ, कॉन्स्टेंट टर्म से पहले अगर ये नेगेटिव हुआ, तो क्या रियल रूट्स आएंगे? तो रियल रूट्स चेक करने के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, पॉजिटिव है, लेकिन सी नेगेटिव है, तो माइनस सी। तो बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर प्लस 4ac। अब बी स्क्वायर प्लस 4ac का मतलब क्या? बी स्क्वायर प्लस 4ac का मतलब क्या, बताओ? इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो है। और अगर मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पर माइनस ए होगा प्लस सी होगा। ठीक है, तब भी एक ही बात है, तब भी एक ही बात है, ये तब एक ही बात है, इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, और ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब क्या, रियल रूट्स होंगे। लेस देन जीरो होंगे तो इमेजिनरी रूट्स, और ग्रेटर देन जीरो मतलब आप डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं या फिर टू इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों रियल रूट्स से होंगे। ठीक है, तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, सो दिस इज ट्रू ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन एंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म इज जीरो, अगर एक्स टर्म का जो कोएफिशिएंट है मतलब बी है, अगर वो जीरो हो जाता है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। सिंपल सा फंडा है, देखो सिंपल सा फंडा है, देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है ये, देखो हाँ 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 हाँ, मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बी का वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है, तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? ओके, अब डी का यूज़ करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो b का वैल्यू तो 0 है, तो 0² माइनस 4ac, तो क्या बन गया -4ac। ओके, अब माइनस इसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। और ए और सी का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में होगा, बिकॉज इसके सामने माइनस हो नहीं सकता, बिकॉज दोनों के सेम साइन बोला है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो होगा ये पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या, स्मॉलर देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट अगर स्मॉलर देन 0 होता है मतलब क्या, नो रियल रूट्स। अब अगर दोनों साइंस माइनस हुए, ये माइनस, अरे बाप रे, अगर ये माइनस और ये भी माइनस, तब क्या होगा, आइए देखते हैं। तो माइनस होने से ये हो जाएगा -a -c, तो 0² मतलब 0 माइनस 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 प्लस, और प्लस के बाद फिर से माइनस, तो -4ac मतलब फिर से -4ac, तो फिर से क्या हो गया, फिर से इसका वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। मतलब क्या, नो रियल रूट्स ही रहेंगे। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है भाई, ये अपना ट्रू स्टेटमेंट हो गया, सिंपल सा ट्रू स्टेटमेंट होगा ये, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, x² + 1 होल स्क्वायर माइनस x² = 0 हैज़ कितने रूट्स। सिंपल है, ये आपको a² - b² के फॉर्म में दिख रहा होगा, है ना, ये a² और ये b² के फॉर्म में, तो लगा दो a + b - b, तो a + b और a - b = 0। सो x² + 1 + x = 0, या फिर x² + 1 - x = 0। अब देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कैसा आता है, मतलब कितना आता है ना, कैसा मतलब कितना। लेट्स सी, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac, b है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर -4 × a भी 1 है, c भी 1 है, ठीक है, +1 मतलब 1, तो 1 - 4 जो कि होता है -3 जो कि स्मॉलर देन 0, मतलब नो रियल रूट्स। अब इसमें भी देख लेते हैं भाई इसका हाल चाल क्या है, d = b² - 4ac। अब b मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर -4 × a का ये भी 1 है पॉजिटिव है, c भी 1 है पॉजिटिव, तो -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस ये 4, फिर से भाई ये -3 जो कि 0 से छोटू है, मतलब नो रियल रूट्स होगा आंसर, नो रियल रूट्स। रुको 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 रुको, नो असली रूट्स, ठीक है, कोई असली रूट्स नहीं है, मतलब नो रियल रूट्स, क्लियर, नो रियल रूट्स हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई, ऑप्शन होगा सी, क्लियर, ऑप्शन होगा सी, नो रियल रूट्स। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन दिए थे, 10 क्वेश्चन से एक्चुअली, वो मैं शायद गलत देख लिया, कोई बात नहीं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स, जस्टिफाई आंसर। चेक करना है, कैसे चेक करेंगे भाई, अपने पास डिस्क्रिमिनेंट भाई साहब हैं, उनकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं ना, उनकी मदद से हम कुछ भी देख सकते हैं। तो इसमें से तुम करो ये वाला 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर अपना 7 नंबर, और फिर अपना यहाँ पर कौन सा टफ है भाई, बता बता कौन सा टफ है, कौन सा 10 नंबर करते हैं, ठीक है। टफ टफ देखे करेंगे, इजी क्यों, बच्चे थोड़ी हैं कि इजी करेंगे। आइए देखा जाए, पहले रोमन 5 से स्टार्ट करेंगे, है ना, रोमन 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि x + 4 होल स्क्वायर -8x = 0। अब बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं इसको, और इसको b मान लेते हैं, और c यहाँ पर 0 कर देते, नहीं भाई, नहीं नहीं, एकदम गलती मत करना, इसको तोड़ना पड़ेगा तुमको। x² + 8x + 16 -8x = 0, x² + 16 = 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करके बताओ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी तो यहाँ पर 0 है, 0² माइनस 4 इंटू ए जो कि है 1 और सी है 16, तो 0 माइनस 64 मतलब -64 मतलब 0 से छोटू, और 0 से छोटू मतलब क्या, नो रियल रूट्स, सो देयरफॉर नो रियल रूट्स। क्लियर, ठीक है भाई, ओके, तो नो रियल रूट्स है। इसके बाद अपना रोमन 6, रोमन 6 देखते हैं। रोमन 6 है एक्स माइनस हो जाएगा ये एक्स माइनस √2 होल स्क्वायर, एक्स माइनस √2 होल स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सब तोड़ना पड़ेगा। x² माइनस 2√2x प्लस 2, फिर माइनस √2 माइनस √2 इक्वल्स टू 0, अब माइनस करना पड़ेगा सब कुछ। x² माइनस 3√2x, फिर अपना प्लस 2 माइनस √2, ये अपना कांस्टेंट टर्म, ओके, इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ओके भाई। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालो। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b कितना है, b है -3√2 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए 1 है, c अपना 2 माइनस √2 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, फिर माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 4√2, तो ये हो जाएगा अपना 10 प्लस 4√2 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर, इट इज़ ए पॉजिटिव वैल्यू। कैसे, बिकॉज देखो 10 है, अब √2 का वैल्यू क्या है 1.414, तो 1.414 इंटू 4 कितना हो जाएगा, समथिंग 6 या फिर 7 आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो समथिंग, ये तो पॉजिटिव वैल्यू हमें पता है, दिस इज पॉजिटिव, और 10 खुद भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पास पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू देगा और दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, बिकॉज 0 के बराबर आता तब इक्वल रूट्स होता, लेकिन 0 से बड़ा है मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स। फिर अपने आ जाते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। कितना है भाई, ये तो हो गया। अब रोमान 7, रोमान 7 को यहाँ करते हैं भाई, रोमान 7 को यहाँ करते हैं, बिकॉज नीचे जगह और वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है ना। √2x² माइनस 3x/√2 प्लस 1/√2 इक्वल्स टू 0। क्या करना है, √2 को एलसीएम लेना है, तो √2 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 0 को √2 को उस तरफ भेजोगे तो 0 बन जाएगा, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b माइनस 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो कि 2 है, c जो कि 1 है, 9 माइनस 8 1 ग्रेटर देन 0, मतलब क्या, डिस्टिंक्ट रूट्स एंड रियल रूट्स होंगे। क्लियर, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर, ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, इसके बाद हमारा अलविदा हो जाएगा, है ना, इस चैप्टर से। चलिए, रोमन 10, x+1 और x-2, x+1 x-2 और लास्ट में +2 है ना, हाँ नहीं प्लस x है, सॉरी, इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करो, x² प्लस -2x प्लस x-2 प्लस x इक्वल्स टू 0, x² माइनस x प्लस x
तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर ये और ये कैंसिल, तो -2 = 0, ठीक है। इसके बाद अपना यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो हो जाएगा b² - 4ac = b तो 0 है, 4 × a 1 और c -2, 0 माइनस प्लस ये हो जाएगा 8 > 0, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट > 0 मतलब क्या, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, बस यही बताने थे, ठीक है, ये बताने थे। डन हो गया भाई, इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है, बस इतना ही चैप्टर में, कुछ है नहीं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हमारा तो भैया यहाँ पर चैप्टर टाटा बाय बाय ख़त्म हो चुका है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछिएगा ज़रूर। और खैर हमने 1 घंटे और 11 मिनट लगा नहीं, वो तो बात करते करते लग गया, तो 11 मिनट हो चुके हैं। तो 1 घंटे के अंदर यू कैन से कंप्लीट मैंने कर दिया है इस चैप्टर को, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना चैप्टर आएगा वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, या फिर पॉलिनोमियल्स आ जाएगा, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कौन सा इजी है, तो मैं इजी वाला पहले ख़त्म कर दूंगा जल्दी ख़त्म करने के लिए, और जो टफ होगा वो मैं धीरे धीरे कर लूँगा, ठीक है ना। तो आई गेस पॉलिनोमियल्स आ जाना चाहिए, पॉलिनोमियल्स छोटा चैप्टर है, तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।